श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रख्यात लेखक, कवि, चिंतक, संपादक प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी। प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। आपने अनेक अपनी रचनाओं से साहित्य समाज को समृद्ध किया है। कुछ एक रचनाओं के नाम मैं आपके लिए बता रही हूं। बेहतर दुनिया के लिए, आखर अनंत, शब्द और शताब्दी, बेड़ियों के विरुद्ध, साथ चलते हुए, गद्य के प्रतिमान, कविता क्या है, आलोचना के हाशिए पर, आत्म की धरती, अंतहीन आकाश, एक नाव के यात्री, अस्ति और भवती। इस तरह से अनेक रचनाएं आपकी हैं जिनसे हमारे पाठक बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इसके अलावा आप 42 वर्षों से एक पत्रिका है दस्तावेज, जिसका संपादन कर रहे हैं, और आपको जानकर ये बहुत प्रसन्नता होगी कि अब तक 164 अंक इस दस्तावेज पत्रिका के निकल चुके हैं। प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी को अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कार तो बहुत हैं, लेकिन कुछ एक नाम बताना बहुत आवश्यक है आप लोगों को। बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान आपको मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उड़ीसा का गंगाधर मेहर राष्ट्रीय कविता सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण, और साथ ही साथ हिंदी गौरव सम्मान भी आपको मिल चुका है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का समग्र कृतित्व सम्मान भी मिला है, और एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान आपको मिला मास्को में भारत मित्र संगठन का पुष्किन सम्मान। आप साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता प्राप्त हैं और साहित्य अकादमी के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे लेखक को अपने बीच पाकर, अपने स्टूडियो में पाकर हम तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी, हमारे श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत आभारी हूं आपका। वो आभार का भाव हम लोगों के भीतर भी है कि आपने आना स्वीकार किया, और इतने बड़े व्यक्तित्व से हम लोग बातचीत करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। कुछ आपके विचार हम जानना चाहेंगे साहित्य के संबंध में। हालांकि जितना विस्तृत फलक आपका है, लेखन का है, शायद उतना समय आकाशवाणी के इस जो ये घड़ी है ये हम लोगों को न दे पाए, लेकिन कम समय में ही अधिक से अधिक बातें हम समेटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे कोई जो लेखक होता है वो अपने अंतः विवेक को जागृत करने के लिए कभी कभी लिखता है, और कभी कभी लिखकर अपने अंतः विवेक को जागृत करता है। तो ये जो, जैसे आपने एक कहीं किसी अपनी पुस्तक में लिखा है कि रचनाकार का कोई अपना तंत्र नहीं होता है। यह सत्य है कि रचनाकार का अपना कोई तंत्र नहीं होता है। जबकि हम राज्य को देखें, धर्म को देखें, विचारधारा को ही देखें, समाज को देखें, तो सबका अपना अपना एक तंत्र है। लेकिन उस तंत्र में लेखक रह रहा होता है, वह लेखक उस तंत्र में रहने के लिए विवश है। तो ऐसी स्थिति में जब वह उसका अपना कोई तंत्र नहीं है और उसे उस तंत्र में, चाहे राज्य में, चाहे धर्म के तंत्र में, चाहे समाज के या विचारधारा के तंत्र में उसे रहना होता है, तो ऐसे समय में वो अपने आप को लेखन करते समय तटस्थ कैसे रखे? कैसे आप अपने आप को भी रख पाते हैं? देखिए नीरजा जी, आपका सवाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर लेखक के लिए यह विचारणीय भी है कि वो अपने को तटस्थ कैसे रखे। लेखक के ऊपर बहुत से दबाव होते हैं, स्वयं उसके अपने वैचारिक दबाव हैं, अपने परिवेश का दबाव है, लेकिन इनके बीच में वो अपने को कहीं बंदी बना करके नहीं रखता है जी, और कहीं अपने को किसी के साथ बंदी न बनाना, किसी के साथ बहुत बद्ध न महसूस करना, यही अपने आप में तटस्थता है। लेखक मनुष्य ही नहीं और समाज ही नहीं,
वो जो शेष सृष्टि है, पशु पक्षी कीट पतंग, मानवेतर जगत जो है, जी जी, उनके बारे में भी तो सोचता है। तो उसके सामने एक बड़ी दुनिया होती है, केवल मनुष्य नहीं होता, मनुष्य के बाहर की भी दुनिया होती है। और वो यह विचार करता है कि सबके लिए वह कौन सी चीज हो सकती है जो सबके लिए मुक्ति का रास्ता देती है। और इसीलिए लेखक किसी एक वर्ग के लिए, एक समुदाय के लिए विचार नहीं करता, बल्कि सबके लिए विचार करता है। और तुलसीदास ने जो कहा है कि सुरसर सम सबका हित होई, ये यूं ही नहीं कहा है जी। मंगल का जो विधान है वो लेखक के मन में पहले आता है। कहा जाता है कि लेखक कोई तब बनता है जब उसके अंतर में शिव का उदय होता है। जिसके भीतर शिव का उदय नहीं हुआ वो श्रेष्ठ लेखक नहीं बना। ये जो शिव का उदय होना है किसी व्यक्ति के भीतर, किसी रचनाकार के भीतर, वह उसको तटस्थ कर देता है। लेखक के बहुत से आजकल बहुत सी विचारधाराएं हैं, बहुत से वैचारिक चिंतन हैं जो लेखक को किसी एक पक्ष से बांधते हैं जी। लेकिन लेखक, जो मैंने कहा ना, जैसे तुलसीदास ने जब वंदना की रामचरितमानस में, तो कहा कि पहला श्लोक जो उनका है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मैं मंगल के लिए जी और मंगल के कर्ता का स्मरण करता हूं। हजारी प्रसाद जी तुलसीदास पर आखिरी किताब लिखना चाहते थे जो लिख नहीं सके जी, और उन्होंने उसका शीर्षक यही देना चाहा था, वंदे वाणी विनायकौ को। वाणी का विनायक धर्म, वाणी का विनायक धर्म वही है जी जो सबके शिव की बात करता है और जिससे किसी का अहित नहीं होता, सबका हित होता है। ऐसा भाव जब लेखक में प्रकट होगा तो वो तटस्थ हो जाता है जी। और तटस्थ होकर के सोचता है, क्योंकि तटस्थ होकर नहीं सोचेगा तो उसे किसी का पक्षधर बनना पड़ेगा। इसलिए हर लेखन के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कोई लिखेगा वो अपने को लेखक ही कहेगा, वो पक्षधर भी होगा तो वो अपने को लेखक कहेगा। बिल्कुल। लेकिन श्रेष्ठ लेखन के लिए तटस्थ होना बहुत जरूरी है। और तटस्थ होने का मतलब यह है तट पर स्थित होना, धारा में बहना नहीं। तट पर स्थित होना, तट पर स्थित होना, वो धारा में बहता नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बपुरा बूढ़न डरा। तो शायद इसीलिए आपने कहीं अपनी एक पुस्तक में, आलोचना की पुस्तक में लिखा भी है कि महान लेखन के लिए रचयिता का भी महान होना आवश्यक होता है। ये वही बात जी, है। सही बात है। ये सही है। जी जी जी। क्योंकि रचनाकार के भीतर जन्म लेती है ना, तो अगर रचनाकार का चित्त विस्तृत नहीं है, महान नहीं है, तो महान रचना कैसे दे पाएगा जी? क्योंकि उसके भीतर से ही वो पैदा होती है। इसीलिए वो लिखा था मैंने। जी जी जी। और लोक हृदय की भी बात आप करते हैं कि जो रचना लोक के हृदय में अपना स्थान बना लेती है वो दीर्घजीवी होती है, कालजयी रचना होती है। तो एक तरफ लोक के हृदय में स्थान बनाने वाली रचना और दूसरी तरफ रचयिता का महान होना, इन दोनों ही बिंदुओं में क्या आपको क्या लगता है कि दोनों बहुत आसान है क्या एक साथ? नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसी साधना करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है, कालिदास के हवाले से विचारकों ने कहा है कि लिखते समय लेखक का ध्यानस्थ होना
बहुत जरूरी है। ध्यानस्थ होना का मतलब ये नहीं है कि कोई वो समाधि लगा करके बैठा हुआ है, लेकिन उसका चित्त समाधिस्थ होना चाहिए जी। चीजों को देखने के लिए आप तब तक सही ढंग से देख नहीं सकती जब तक आप जिनको विकार बताए गए हैं उन विकारों के अंतर्गत हैं। क्रोध में आप हैं, गुस्से में हैं, आप अभिमान में हैं। जो ये विकार बताए गए हैं उन विकारों से काम, क्रोध, मद, लोभ, आप लोभ में हैं, तो चीजों को कैसे सही ढंग से देखिएगा। जी जी। सही ढंग से देखने के लिए विकार मुक्त होना पड़ता, मन को विकार मुक्त करना पड़ता है। इसीलिए एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं संस्कृत के कश्मीरी आचार्य थे, उन्होंने ये कहा है, चीजें लेखक के लिखते समय रचना के क्षण में जैसी चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं, उसी लेखक को अन्य क्षणों में वो नहीं दिखाई पड़ती। जी। ऋषि हरदम एक भाव में होता है, इसलिए उसको हरदम वो चीजें वैसी दिखाई पड़ती हैं। जी। रचनाकार को केवल रचना के क्षण में दिखाई देती हैं, इसीलिए उन्होंने रचना के क्षण को दीप्ति का क्षण कहा है। रचनाकार जिस समय लिख रहा होता है उस समय उसके मन की दशा इतनी दीप्त होती है, इतनी ध्यानस्थ होती है, समाधिस्थ होती है जी। कि वो चीजों को साफ देखता है। और उस समय उसको तटस्थ होना अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो तटस्थ रहता है, हो जाता है जी लिखते समय। तो मतलब इसका अर्थ प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन कि तटस्थ रहना पड़ता है, रचनाकार तटस्थ हो जाता है, तमाम विकारों से अपने आप को दूर रखते हुए वो जब लेखन के क्षण में होता है तो वो उस समय दीप्ति वाला क्षण होता है। दूसरी तरफ मम्मट कहते हैं कवियों को निरंकुश, तो निरंकुशता का आशय उनका कुछ और है कि वो जो पुराने बद्धमूल नियम हैं उनको तोड़ना और नए नियमों का या नई ऊर्जा का सूत्रपात करना, शायद ये आशय रहा होगा उनका निरंकुशता के पीछे। लेकिन आज जो कुछ लेखन हो रहा है इस आजादी के बाद के कुछ समय तक, कुछ दशकों तक कुछ बड़ा निरंकुश लेखन हुआ, आप समझ रहे होंगे। यथार्थ के नाम पर बहुत कुछ अश्लीलता भी परोसी गई। तो क्या आप जो मम्मट की निरंकुशता थी उसको कोई किसी भी संदर्भ में ले सकता है, या उसका कोई एक क्लासिक्स, कोई एक एस्पेक्ट, उसका पक्ष जो है वो बड़ा शास्त्रीय है, उस शास्त्रीय पक्ष को हमेशा एक लेखक को ध्यान में रखकर ही लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा है कि मम्मट ने जब कहा था तो उनका आशय, जैसा कि आपने स्वयं बताया, उसका उनमें निरंकुशता का आशय नकारात्मक नहीं था। जी। जैसे मुहावरे में कहा जाता है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। यानी कवि की यात्रा सामान्य यात्री की तरह से नहीं होती, वो कल्पना के पंख पर चढ़कर यात्रा करता है। जी। मम्मट का भी कुछ आशय वही है कि वो किसी भी प्रकार की कैसी भी कल्पना कर ले सकता है। जी। ये क्षमता उसके भीतर है और किसी के अंकुश में नहीं रहता। निरंकुश शब्द का जो इस्तेमाल है वो किसी के बंधन में नहीं रहता। जी। वो बंधनों को तोड़कर कल्पनाएं कर लिया करता है। ये कवि की विशेषता होती है। जी। लेकिन अगर कवि की कल्पनाओं से या कवि के अंकुश तोड़ने से दूसरे लोग कहीं अंकुश में बंध जाते हैं या दूसरों के लिए नकारात्मक भाव पैदा होते हैं, जी, तो ये कवि का काम नहीं है। कवि का काम तो बहुत, हमारे आदि कवि ने एक पक्षी की हत्या पर कविता लिखी। जी। किसी पक्षी की हत्या पर तो कोई विचार ही नहीं करेगा, न कोई संविधान, न कोई राजनीति, न कोई अर्थशास्त्र, न कोई समाजशास्त्र। केवल कवि विचार कर सकता है एक पक्षी की हत्या पर
जिसके मुंह से श्लोक निकलते हैं। तो कवि तो न्याय भाव, अहिंसा, ये शब्द तो पुराने हैं, लेकिन और ये शब्द बहुअर्थी हैं, इतने अर्थ इनमें भरे हुए हैं जी। कवि तो हमेशा अहिंसा का और न्याय भाव का, जिसको हम जस्टिस कहते हैं, उसका समर्थक होता है। पोएटिक जस्टिस, उसका समर्थक होता है जी। और वो उसके लेखन में आता है, और उसकी निरंकुशता कहीं न कहीं इस अंकुश में तो बंधी होती है, जिसको मंगल का अंकुश कहते हैं, जिसको न्याय भाव कहते हैं। इस व्यापक भाव के अंतर्गत वो बंधा होता है। कोई लेखक अन्याय की बात करके लोक क्या अपने एक पाठक तक नहीं पहुंच सकता। जी जी, बिल्कुल। तो हमेशा लेखक उसकी बात करता है, इसी अर्थ में वो तमाम सारी कमजोरियों से मुक्त हो जाता है। और इसी अर्थ में रचना का जिस समय वो लिख रहा होता है, उस समय अगर वो किसी के प्रति क्रोध भाव है उसका, किसी के प्रति अगर वो बहुत गहरा आसक्ति है, किसी के प्रति उसकी आसक्ति है, तो भी उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को जब वो किसी उपन्यास में, किसी कहानी में बनाता है, तो उसको उससे मुक्त रखता है, उससे ऊंचा करता है। जी जी। तो ये लेखक का काम है। जी। जैसे अभी आपने कहा, कल्पना की बात कर रहे थे आप, उस समय मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि आज यथार्थ के नाम पर बहुत कुछ विद्रूप भी लिखा जा रहा है। जी जी, यथार्थ जी, है जी। ये। लेकिन जब हम यथार्थ और कल्पना का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमेशा जीत जो है कल्पना की होती है। और साक्षात उसका प्रमाण है हमारी कविताएं। जो कविताएं हृदय को छूती हैं, वो कहीं न कहीं कल्पना में जी रही होती हैं, या कल्पना की जीत उनमें दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। यथार्थ भी होता है, लेकिन कल्पना उस पर भारी होती है। क्या आप इससे सहमत हैं कि यथार्थ केवल खुरदुरा यथार्थ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कविता हो या गद्य हो, उसमें कल्पनाशीलता बहुत आवश्यक है लेखन के लिए और पाठक के लिए भी? देखिए, कल्पना के बिना तो साहित्य संभव नहीं है जी। और कोई लेखक बिना कल्पना के कुछ लिख ही नहीं सकता, उसको कल्पना का सहारा तो लेना पड़ता है। और जहां तक यथार्थ की बात है, तो यथार्थ को बहुत सीमित रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जी। यथार्थ वही नहीं है जो कुरूप है, यथार्थ वो भी है जो सुंदर है। सुंदर है, जी। यथार्थ का बड़ा व्यापक अर्थ होता है, और यथार्थ को देखने वाली दृष्टि को भी बहुत व्यापक होना चाहिए। जी जी जी। आपको एक उदाहरण मैं एक गांधी जी का दूंगा। गांधी जी ने संभवतः 1927 में एक अमेरिकन पत्रकार महिला आई थी, लेखिका मिस मेयो, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत के बारे में। उस किताब को बड़ी चर्चा थी, उस किताब की। किताब का नाम इस समय भूल रहा हूं। गांधी जी ने वो किताब मंगा के पढ़ी और यंग इंडिया में महीने भर बाद ही उसकी लंबी रिव्यू की। अच्छा। और रिव्यू में लिखा, एक लाइन लिखा कि यह एक नाली निरीक्षिका की रिपोर्ट जान पड़ती है। भारत की गंदगी के बारे में, भारत के उसके बारे में जो उन्होंने लिखा था, जी। गांधी जी को यह लगा जैसे इन्होंने एक सीमा बना दी, जैसे किसी इंस्पेक्टर को नाली का निरीक्षण करने को कहा जाए तो नाली के बारे में लिखेगा। ऐसे ही मिस मेयो की वो किताब थी। तो गांधी जी ने लिखा, यह एक नाली निरीक्षिका की रिपोर्ट जान पड़ती है। अर्थात भारत के सर्वांग चित्र को प्रस्तुत करने वाली ये किताब नहीं है। जी। अगर यथार्थ को प्रस्तुत करना है तो किसी मोहल्ले की एक नाली का वर्णन कर देना तो यथार्थ नहीं है। जी जी जी। यथार्थ तो बहुत कुछ होता है ना। हाँ। उसमें सुंदर भी है। इस संसार में तितली भी है, बादल भी हैं, फूल भी हैं, बहुत सारा संसार वैविध्यपूर्ण है।
तो यथार्थ का चित्रण करने वाले को बहुत अपने को सीमित नहीं करना चाहिए जी। उसको यथार्थ को व्यापक रूप में चित्रित करना चाहिए और यथार्थ में जो शिव और सुंदर है उसको भी चित्रित करना चाहिए। जी, जी, केवल विद्रूपता को परोसना यथार्थ का नहीं, हाँ, यथार्थ नहीं। का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में लेखन के संदर्भ में या जीवन दर्शन के संदर्भ में या लेखन का जो एक दर्शन शास्त्र है उसमें कुछ एक शब्दावलियां आती हैं, जैसे शाश्वत सत्य, भारतीय मूल्य या मिथक। इन सारे जो ये शब्दावलियां हैं, तकनीकी कह लीजिए इसको, तो इनका प्रयोग किसी न किसी रूप में हमेशा से होता आया है। तो ये जो शब्दावलियां हैं, मिथक या शाश्वत सत्य या भारतीय मूल्य या मानवीय मूल्य जिनको हम कह सकते हैं, क्या इनके बिना भी यथार्थ के नाम पर कोई लेखन हो सकता है या इनको लेकर चलना विवशता है एक लेखक की? देखिए, आजकल जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं जी, उत्तर आधुनिकता, उसमें शाश्वत जैसी किसी अवधारणा को स्वीकृति नहीं मिली है। वो कहते हैं शाश्वत कुछ नहीं है जी। और इसके लिए वो भाषा का तमाम, वो एक अलग उनका विचार है जो भाषा को लेकर है। और इस शाश्वत की धारणा में उनका विश्वास नहीं है, नित्य की धारणा में विश्वास नहीं है। और एक जो बहुत ही क्रांतिकारी या आलोचनात्मक तरह के लेखक हैं, उनका भी विश्वास नहीं हो सकता है। मगर कुछ मूल्य ऐसे होते हैं बुनियादी जी, जिनको हम स्थिर, शाश्वत मानते हैं और हमें मानना चाहिए। अब जैसे सत्य है, सत्य अपना रूप बदलेगा, विभिन्न परिस्थितियों में सत्य झूठ हो जाएगा और झूठ सत्य हो जाएगा, ये सब चीजें चलती रहती हैं जी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सत्य की एक अवधारणा रहेगी, किसी भी परिस्थिति में अहिंसा की अवधारणा रहेगी, सत्य की, अहिंसा की, करुणा की, प्रेम की, ये अवधारणाएं बनी रहेंगी। परिस्थितियां बदलती हैं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। एक ही जो प्रेम है, उसी प्रेम के रूप बदल जाते हैं। वो प्रेम घृणा के रूप में बदल सकता है, मगर प्रेम की अवधारणा तो रहेगी। जी जी। इसीलिए हमारे पुराने विचारकों ने, जिनको ऋषि कहा जाता है, सत और रित की अवधारणा व्यक्त की थी। रित को उन्होंने, ये दोनों बहुत ही पारिभाषिक शब्द हैं जिनके अनुवाद दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकते जी। सत और रित, रित वो कहते हैं कॉस्मिक ऑर्डर है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो प्रवहमान है, चल रही है, कंट्रोलर ऑफ नेचर। हाँ, वो चल रहा है, जी। वो रित है। लेकिन उसका एक आधार सत है। बिना आधार के वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था नहीं चल रही है जी। तो ये जिसको आप शाश्वत सत्य, जिसको शाश्वत सत्य, शाश्वत मूल्य कह रही हैं जी, वो कहीं न कहीं उस लेखक के मस्तिष्क में भी होता है जो इसे नहीं मानता है जी। उसके मन में भी कहीं न कहीं अंतर मन में चल रहा इसकी धारणा बनी रहती है जी जी, जिसके आधार पर वह दूसरे को नहीं मानता है। तो ये जो शाश्वत एक धारणा है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरे को नहीं मानने के बाद पर एक बात याद आ रही है कि हालांकि हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई भी जो सिद्धांत होता है वो पूरी तरह से पूर्ण या अंतिम नहीं होता है। ऐसे ही हमारे दर्शन में भी ये माना जाता है कि कोई भी विचार अंतिम नहीं हो सकता, अंतिम सत्य नहीं हो सकता, विचारों का प्रवाह जारी रहता है। लेकिन जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद के अनुसार वो जो उनकी जो थियरी है, जो उनका सिद्धांत है, वह बिल्कुल अंतिम और पूर्ण और बिल्कुल सत्य है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सोचना भी अवैज्ञानिक, अतार्किक है।
तो मार्क्सवाद के बारे में आपके क्या विचार है? मार्क्सवाद पर आपने बहुत कुछ लिखा भी है। जी जी। तो मार्क्सवाद के बारे में आपके क्या विचार हैं कि जैसे हम जैसा जानते हैं कि मार्क्सवाद अपनी धरती पर भी बहुत सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है, उसका जो सिद्धांत है कि वो जो दो वर्ग मानता है, पूंजीपति और सर्वहारा, तो एक हमेशा अन्यायी ही होता है और एक हमेशा शोषित ही होता है। ऐसा संभव नहीं है। अन्यायी किसी भी वर्ग में हो सकता है, शोषित किसी भी वर्ग में हो सकता है। तो मार्क्सवाद अपनी धरती पर भी बहुत फल फूल नहीं पाया, पुष्पित नहीं हो पाया, लेकिन हमारे यहाँ मार्क्सवाद को लेकर एक टकराहट की स्थिति लगातार बनी रहती है। आप क्या सोचते हैं मार्क्सवाद के बारे में? देखिए, मार्क्सवाद जो दर्शन है वो मूलतः अर्थशास्त्र का दर्शन है जी, और अधिक से अधिक समाजशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र के उस दर्शन को जब हम साहित्य में ले आते हैं और साहित्यकार उसकी चर्चा करते हैं तो ये अतार्किक लगता है, उपयुक्त नहीं लगता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। साहित्य में भाव के, और अभी बात हमारी हुई है जी, साहित्य में भाव और कल्पना के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन जो मार्क्सवादी दर्शन है उसमें भाव और कल्पना को स्थान नहीं दिया गया। तो आप ऐसे दर्शन को जिसका इमोशंस में विश्वास नहीं है, भाव और कल्पना में, उसको आप साहित्य के उसमें काल्पनिक क्षेत्र में ले आएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए उसको इसमें लाने की जरूरत नहीं है। जहां तक मार्क्सवाद की विचारधारा के बारे में आपने बात की, तो मैं मार्क्सवाद को एक भविष्यवादी दर्शन मानता हूं। भविष्यवादी दर्शन ये कि भविष्य में ये होगा, यही होगा, इतिहास की गति ऐसे ही चलेगी कि उसमें सामंतवाद आएगा, फिर पूंजीवाद आएगा, फिर पूंजीवाद का पतन होगा, फिर साम्यवाद आएगा, फिर साम्यवाद के बाद दुनिया में एक साम्य स्थापित हो जाएगा। जी, ये संसार में कभी साम्य स्थापित नहीं हो सकता। ये केवल भविष्य रहेगा। ये चीज कहने की, इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। प्रकृति कभी साम्यावस्था में नहीं आती। जी जी, साम्यावस्था में आते ही प्रकृति में प्रलय हो जाता है, प्रलय की स्थिति आ जाएगी, वैषम्य की अवस्था रहती है। जी जी जी। तो जो भविष्यवादी दर्शन है कि यही होगा, उसको डिटर्मिनेशन जिसका है कि मतलब इसको थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये होगा ही होगा, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। मार्क्सवाद में ये कमजोरी है कि उनका दर्शन भविष्यवादी दर्शन है और उसको हम नियतिवादी दर्शन कहते हैं। जी जी। इसलिए और जहां तक वर्ग विभाजन वगैरह वगैरह की बात है, वो सब बातें अपनी अलग हैं। मार्क्सवाद जहां तक गरीबों की, अर्थव्यवस्था की वगैरह की बात करता है, क्योंकि मूलतः अर्थशास्त्र का दर्शन है ना, वो तो ठीक है जी। सरप्लस मनी की वो बिल्कुल ठीक है। मार्क्स जो सरप्लस मनी वगैरह की बात करते हैं जी, तो खैर ये बड़ा भारी दर्शन है, इस पर फिर कभी विचार हम लोग करेंगे। मार्क्सवाद पर विस्तार से चर्चा किसी दिन हम लोग फिर करेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। चलते चलते एक प्रश्न, बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी, यात्रा संस्मरण लिखे, आपने आलोचना की पुस्तकें भी लिखी हैं, लेकिन जो एक मूल आपका स्वभाव है वो कवि का स्वभाव है, यानी कविता आपके रक्त में है। पाब्लो नेरूदा भी कहता है कि कविता कवि की शिराओं में रक्त की तरह से प्रवाहित होती है। जी जी जी। तो वो कविता रक्त की तरह प्रवाहित है आपके भीतर, आप कविता ही मूल रूप से लिखते हैं। तो क्या हम पाब्लो नेरूदा के इस कथन से सहमत होते हुए आपके कुछ विचार जानना चाहेंगे कि वो आपके भीतर का कवि और कवि मन क्या कहता है जब आप आलोचना में उतरते हैं या गद्य में उतरते हैं? तो देखिए, आलोचना और इस पर
आलोचना भी, जो अन्य विधाएं भी हैं, जो कवि मन आपने कहा ना जी, तो वो सृजनात्मक लेखक में वो कवि मन होता है। क्योंकि कवि मन की विशेषता होती है गहरी संवेदनशीलता जी, और शेष अपने से बाहर, स्व के बाहर पर जो दूसरा है उसके साथ लगाओ। यही कवि मन की मूल विशेषता होती है। जी जी, यह सृजनात्मक गद्यकार में भी होती है। और सृजनात्मक इसलिए वो होता है कि वो भाषा का सर्जन करता है, फिर उसी हिसाब से क्रिएटिव भाषा बनाता है। सामान्य मनुष्य की भाषा और कवि की भाषा में अंतर यही होता है कि कवि भाषा को एक सृजनात्मक अभिव्यक्ति देता है। जी, जैसे मैं गया था राजस्थान चित्तौड़ के किले में, हमारे साथ विष्णुकांत शास्त्री जी भी थे, या उनके साथ मैं था। तो जो गाइड है, उस गाइड ने एक स्थान पर जब वो गया तो कहा कि इस भूमि को प्रणाम करिए बाबूजी, यही माता पद्मिनी ने अगिन स्नान किया था। क्या बात है। अब ये शब्द देखिए, अगिन स्नान, अगिन स्नान। हमने बहुत सुना था जौहर और सती होना वगैरह वगैरह, पहली बार मैंने यह शब्द सुना था, अगिन स्नान। अगिन स्नान। अब ये क्रिएटिव लैंग्वेज है, भाषा का सृजनात्मक रूप है। अग्नि में स्नान किया था। तो कवि का या सृजनात्मक गद्यकार का काम है भाषा को सृजनात्मक बनाना। जी जी, क्रिएटिव बनाना, इसीलिए वो सृजनात्मक है। बाकी जो बुनियादी तत्व है वो तो है गहरी संवेदनशीलता, जो दूसरे से जोड़ देती है। वो संवेदनशीलता भक्त में भी होती है। वो संवेदनशीलता रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए हैं, उनके चरित्र में आता है, एक आदमी घास पर चल रहा था तो उनको लगा जैसे वो उनके दिल पर पैर रख के चल रहा हो, यानी घास और उनका दिल। ये ऐसी संवेदनशीलता होती है जो लोक से, शेष दुनिया से जोड़ती है। अगर यह बात है तो वो कवि है, वो रचनात्मक हृदय है, रचनात्मक लेखक है। और बाकी वो अपने उस अनुभूति को के अनुरूप भाषा को क्रिएट करता है, भाषा का सर्जन करता है। जी 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 जी। तो हमें लगता है कि आपकी एक जो छोटी सी कविता है आरा मशीन, जी, वो जी। भी इसी तरह से जोड़ती है कुछ दिलों को, मन को, भाव को और गहरी संवेदनशीलता को। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का समापन आपकी उसी कविता से करें, यदि आपको स्मरण हो तो। वही एक ऐसी कविता है जो मुझे जो मेरे स्मरण में है, क्योंकि वो बार बार पढ़नी पड़ती है, बहुत पुरानी कविता है। नहीं, हमको लगता है कि कुछ कुछ होता है ना कि सिग्नेचर किसी का हो जाता है तो वो कविता आपकी पहचान भी बन गई है कि आपको पहचानने लगे हैं लोग उस कविता के नाम से भी। जी, तो उस कविता को मैं पढ़ देता हूँ। जी। आरा मशीन। चल रही है वह इतने दर्प में कि चिंगारियां छिटकती हैं उससे। दौड़े आ रहे हैं अगल बगल के यूकलिप्टस और हिमाचल के देवदारू उसके आतंक में खिंचे हुए। क्या बात है। मेरा छोटा बच्चा देख रहा है कौतुक से कि कैसे चलती है वह, कैसे अपने आप एक लकड़ी दूसरे को ठेल कर आगे निकल जाती है और अपना कलेजा निकालकर संगमरमर की तरह चमकने लगती है। मेरा बच्चा देख रहा है अपने समय का सबसे बड़ा चमत्कार, तेज नुकीले दांत, घूमता हुआ पहिया और पट्टा। बच्चा किलकता है ताली बजाकर, मैं सिहर जाता हूं। अभी वो मेरे सीने से गुजरेगी, मेरे भीतर से एक कुर्सी निकालेगी राजा के बैठने के लिए। बहुत सुंदर। राजा बैठेगा सिंहासन पर और वन महोत्सव मनाएगा।
क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत कुछ कह जाती है ये कविता, और यहीं पर आकर कहना पड़ता है कि कवि निरंकुश होता है। उसके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है, और जो कहना होता है वो कवि कह ही जाता है, भले कम शब्दों में कहे, लेकिन कह जाता है बहुत कुछ। हम आप पाठक के रूप में उसको श्रोता के रूप में समझने की कोशिशें करते रहें। तो प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी, आज आपने इतना बहुमूल्य समय दिया हमारे स्टूडियो में हमारे श्रोताओं के लिए। आपको हम लोग अपनी ओर से बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं भी अपनी ओर से अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने यहां आमंत्रित किया और कुछ कहने का अवसर दिया। धन्यवाद।